जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 17 जून का इतिहास देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे। पहले तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, आज की डे को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो फ्रेंड्स 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, आज के दिन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन अर्थात विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि फ्रेंड्स मरुस्थलीकरण और सूखे के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। किस दिवस को? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये तो हमने देख लिया 17 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकंड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे। तो 1944 को ध्यान दीजिएगा, 1944 यानी कि 17 जून 1944 को आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली। तो क्वेश्चन बन जाता है कि आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता कब मिली? तो 17 जून 1944 को। इसीलिए आज के दिन इनका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। थर्ड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स 17 जून 1674, ध्यान दीजिएगा, आज के दिन 1674 में जीजाबाई का निधन हुआ था। जीजाबाई कौन थी? जो कि शिवाजी महाराज की माता और शाहजी भोसले की पत्नी थी। तो जीजाबाई का निधन भी आज के दिन 17 जून 1674 को हुआ था। तो ये तो हमने देख ली आज की हिस्ट्री। आई होप आज की हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी पॉइंट हमने कवर किए वो आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लासेस देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, वहाँ से क्लासेस के माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं अर्थात स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में आप ये देख पा रहे होंगे, वृद्धि और विकास में हमने संतुलित आहार का महत्व देखा था। ज़्यादा कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा नहीं था, छोटी सी क्लास हुई थी हमारी। तो इससे हमने वृद्धि और विकास में संतुलित आहार का महत्व देखा था। यानी कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें बैलेंस डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में हमने देखा था। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR द्वारा बाल्यावस्था की आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर बाल्यावस्था का वर्गीकरण भी हमने देखा था कि जो ICMR अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उसके द्वारा बाल्यावस्था की आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर बाल्यावस्था को कितने वर्गों में उन्होंने विभाजित किया। तो देखा था हमने शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी पीरियड, जन्म से 6 माह तथा 6 से 12 माह तक की जो एज होती है वो किसके अंतर्गत इन्होंने विभाजित किया? शैशवावस्था। पूर्व विद्यालय वर्ष को ICMR ने कितने वर्ष तक किया? तो 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष तक की जो बच्चे की एज होती है उसको इन्होंने पूर्व विद्यालय अवस्था के अंतर्गत विभाजित किया। थर्ड देखा था विद्यालय वर्ष अर्थात 7 से 9 वर्ष तथा
10 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, आप कह सकते हैं उनको विद्यालय वर्ष, यानी कि स्कूल जाने वाले, जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है तब से 7 से 9 वर्ष का बच्चा या फिर 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे को ICMR ने जो है वर्गीकृत किया था। ये आपको क्लियर हो गया था। फिर हमने देखा था वृद्धि तथा स्वास्थ्य के बारे में हमने पढ़ा था कि वृद्धि तथा स्वास्थ्य एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, कैसे एक दूसरों के बीच में रिलेशन, वो हमने पढ़ा था। ये सारे ही टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आई होप आपने इसकी क्लास देखी होगी। इंपॉर्टेंट थी तो छोटी, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस भी एज अ होमवर्क के रूप में हमने आपको दिया था। आई होप आपसे क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास। अब चलते हैं आज की क्लास, पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं ना, ये होम साइंस ही नहीं, आप किसी भी जो है टीचिंग एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करें, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आपका है तो शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी के अंतर्गत ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप जो है कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह हम पढ़ते, चाहे वो सेट हो, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, नेट हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, DSSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये है पेडागोजी। और पेडागोजी आप जानते हो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखिए, आप चलते हैं देखते हैं हम विकास की अवस्थाएं, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं पेडागोजी। अब देखिए एक बार इसको करा के मैं आपको सोचे पेडागोजी भी कराऊंगी किसी भी जो है एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो पेडागोजी की भी मैं एक बार ये सीरीज़ करा के और होम साइंस के आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करा करके देन आपको पेडागोजी की भी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपकी पेडागोजी भी स्ट्रांग होती रहे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं अब विकास की अवस्थाएं। तो सामान्यतः संपूर्ण मानव जीवन को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की जो एज है, जो उनकी अवस्थाएं हैं, उनको 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला है शैशवावस्था, अर्थात हमने क्या देखा, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेजेस, जिसको हम बोलते हैं 2 वर्ष। दूसरा आरंभिक बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल एज हम जिसको बोलते हैं। थर्ड है मध्य बाल्य अवस्था, मिडल चाइल्डहुड की एज कितनी है, 7 से 11 वर्ष। किशोरा अवस्था एडोलसेंस 11 से 18 वर्ष तक की एज। और 5वां जो विभाजित किया गया वयस्का अवस्था, यानी कि अडल्टहुड जिसको हम बोलते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक के जो वर्ष के जो लोग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वयस्क अवस्था अर्थात अडल्टहुड के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखी विकास की अवस्थाएं। तो ह्यूमंस को, मानव को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला क्या देखा हमने, शैशवावस्था 2 वर्ष, आरंभिक बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय वर्ष 2 से 6 वर्ष की एज को हम क्या कहते हैं, आरंभिक बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय वर्ष। थर्ड हमने देखा मध्य बाल्य अवस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष की एज मध्य बाल्य अवस्था होती। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष की एज, और वयस्कावस्था 18 वर्ष या उससे अधिक के जो एज के जो लोग होते हैं उनको वयस्कावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ये तो हमने देख ली विकास की अवस्थाएं, ये आप याद कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नवजात, जो हमारा न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है, इन्फेंसी जिसको हम बोलते हैं, नवजात के बारे में हम देखते हैं। जन्म से लेकर 1 माह तक के बच्चे को नवजात अर्थात इन्फेंसी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नवजात किसको कहते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 1 माह यानी कि 1 महीने का जो बच्चा होता है उसी को हम नवजात कहते हैं। नवजात बच्चे पूर्णतः वयस्कों पर निर्भर होते हैं, लेकिन नवजात बच्चों में ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उनके आसपास के परिवेश के अनुकूल स्वयं को ढालने में सहायता करती हैं। ये निम्न प्रकार, नंबर 1 प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। नवजात शिशु में जन्म के समय ही कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो उस समय बच्चे को जीवित रहने तथा वातावरण के अनुकूल ढालने में सहायता प्रदान करती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं। उदाहरणार्थ, जब आँखों के सामने कोई वस्तु आती है तो पलक झपक जाती है। यही आँख झपकना ही क्या है, प्रतिवर्ती अर्थात रिफ्लेक्सेस के अंतर्गत आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया के अंतर्गत आता है।
नवजात शिशु में चूषण अर्थात दुग्धपान में सहायक तथा निष्कासन यानी कि मल मूत्र त्याग करने में सहायक अन्य प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। दूसरा है हमारा संवेदनात्मक क्षमताएं। नवजात शिशु प्रकाश तथा अंधेरे के मध्य अंतर कर सकता है। जो बच्चा पैदा होता है, जो नवजात कौन हमने क्या बोला, जन्म से लेकर के 1 महीने तक का जो बच्चा होता है वही नवजात अर्थात इन्फेंसी होता है। तो जो नवजात शिशु होता है वो अंधेरे और उजाले में अंतर कर सकता है अर्थात अंधेरे और उजाले को पहचान सकता है। वह किसी गतिशील वस्तु को अपनी आँखों से देख सकता है। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति उससे लगभग 8 इंच की दूरी पर होती है तो वह और भी सही तरीके से देख सकता है। तीसरा पॉइंट है नवजात शिशु ध्वनि के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ध्वनि अर्थात साउंड जो होता है उसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है तथा वे अन्य ध्वनि की अपेक्षा मानव ध्वनि के प्रति सर्वाधिक अनुक्रियाशील होते हैं। यानी कि जब किसी पर्सन की आवाज़ आती है, घर में जो लोग होते हैं उनकी जब आवाज़ आती है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वो संवेदनशील हो जाता है। नवजात शिशु ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा वे अन्य ध्वनि की अपेक्षा मानव ध्वनि के प्रति सर्वाधिक अनुक्रियाशील होते हैं। ये हमने देख लिया। नवजात शिशु दिन के लगभग 16 से 18 घंटे तक सोते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर के 1 महीने तक का जो बच्चा होता है वो 24 घंटे में 16 से 18 घंटे तक तो सोता ही रहता है। तथा जब वह जगता है यानी कि जब वह जागृत अवस्था में होता है तो वह अपने आसपास देखते हैं जब उनकी देखभाल करने वाले उनके साथ बातचीत करते हैं तो वह उसे पसंद करते हैं। नवजात शिशु भूख, गुस्से, दर्द, असहजता और अपनी आवश्यकता को रोककर बताने की चेष्टा करता है। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो बोल तो सकता नहीं है, कुछ और एक्टिविटी कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, रोता ही। आप देखते हैं ना बच्चे को जब भूख लगती है या फिर उसको पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी उसको कुछ भी अपनी चीज़ें बतानी हो तो उसके पास एक ही काम है, क्या, रोना। वो तुरंत रोने लगता है। तो इसी वजह से जब बच्चा रोता है तो घर के लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है। तब बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति नवजात के रोने का कारण जानने में सक्षम होते हैं। जो घर के उनके माता पिता होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको पता हो जाता है कि बच्चा किस लिए रो रहा है। तो ये तो हमने देख ली विकास की अवस्थाएं। नवजात के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं विभिन्न चरणों में विकास किस तरीके से होता है। सामान्यतः शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में ही विकास होता है। शारीरिक विकास यानी कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, कद और वजन में वृद्धि, उसके हिसाब से देख लीजिए चार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कद और वजन में सर्वाधिक वृद्धि जन्म से ठीक पहले होती है, जब एक कोशिका जीव का परिवर्तन भ्रूण में होता है। यानी कि जो सेल होता है उसका जब भ्रूण में परिवर्तन होता है, इसका वजन 2 से 5 से 3 किलोग्राम तथा लंबाई 2 इंच होती है। कितना होता है, 2.5 से लेकर के 3 किलो यानी 2.5 किलो से लेकर के 3 किलोग्राम तक तथा लंबाई 20 इंच की होती है जो बच्चा पैदा होता है। शैशवावस्था में तीव्रतम वृद्धि होती है। शिशु का वजन 6 माह की आयु में 2 गुना हो जाता है तथा 1 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते जन्म की तुलना में 3 गुना हो जाता है। एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु तक लगभग 8 से 9 किलोग्राम के बीच होता है। ये चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो आयु के अनुसार वजन किस तरीके से होना चाहिए बच्चे की देख लेते हैं। तो आयु सीमा जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उस लड़कियों में 3.2 से लेकर 11.5 इनका वेट होना चाहिए, और लड़के का 3.3 अर्थात 12.2 से होना चाहिए। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो पहला हमने देखा जो 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें लड़कियों का वजन कितना होना चाहिए, 3.2 से लेकर के 11.5 तक बच्चे की एज वजन होना चाहिए, और लड़के का 3.3 से लेकर के 12.2 तक। 2 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें लड़कियों का वजन 11.7 और 18.2 के बीच जो है 2 से 5 वर्ष तक की लड़कियों का वजन होना चाहिए, और लड़कों में
12.4 से लेकर के 18.3 kg तक के लड़के का वजन होना चाहिए। 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे का देख लीजिए तो 5 से 6 वर्ष तक की जो लड़कियां होती हैं उनका 18.3 से लेकर के 20.2 किलो तक का वजन होना चाहिए और लड़के का 18.5 से लेकर के 20.5। ये जो है 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे का हमने देख लिया। अब 6 से 7 वर्ष देख लेते हैं तो 20.3 से लेकर के 22.4 kg तक जो है होना चाहिए किसका, लड़कियों का वजन, और 20.7 से लेकर के 22.9 kg तक जो है लड़के का वजन होना चाहिए 6 से 7 वर्ष तक के बच्चे का। 7 से 8 वर्ष तक के बच्चे का वजन देख लेते हैं लड़की और लड़के का। तो फ्रेंड 7 से 8 वर्ष की जो लड़की है उसका वजन 22.6 से लेकर के 25.0 तक जो है 7 से 8 वर्ष तक की लड़की का होना चाहिए। लड़के का 23.1 से लेकर के 25.4 kg तक लड़के का वजन होना चाहिए। 8 से 9 वर्ष की जो लड़की है उसका वजन कितना होना चाहिए, 25.3 से लेकर के 28.2 तक जो है 8 से 9 वर्ष तक की लड़की का वेट होना चाहिए और लड़के का 25.6 से लेकर के 28.1 तक लड़के का वेट होना चाहिए 8 से 9 वर्ष की एज में। 9 से 10 वर्ष में तो फ्रेंड 9 से 10 वर्ष की जो लड़की होती है उसका वजन 28.5 से लेकर के 31.9 kg तक अगर वेट है तो वो सही वेट यानी कि अच्छा वेट माना जाता है 9 से 10 वर्ष की लड़की का। और 9 से 10 वर्ष के लड़के का वजन कितना होना चाहिए, तो उसका भी फ्रेंड्स 28.9 से लेकर के 31.2 तक जो है लड़के का वजन होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया आयु के अनुसार वजन देख लिया किसका, लड़के एवं लड़कियों का वजन, एक उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन कितना होना चाहिए अर्थात वेट कितना होना चाहिए, इस चार्ट के माध्यम से ये हमने देखा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप ये जितनी भी पढ़ाई अभी तक हमने की, विकास की अवस्थाएं देखी, नवजात के बारे में देखा, विभिन्न चरणों में विकास देखा, शारीरिक विकास का और वजन में वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास में बच्चे के आयु के अनुसार उनका वजन कितना होना चाहिए ये हमने देख लिया। यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते कमेंट के माध्यम से, आपके हर एक डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आयु के अनुसार कद यानी कि जो हाइट होती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।